तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हम बात कर रहे थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके और कैसे करते थे, कमाई कैसे होती थी, खर्चे कैसे होते थे, सस्टेनेंस कैसे होती थी, आगे काम कैसे बढ़ाया जाता था। हमारी कल की बात थोड़ी सी बात करते करते ख्वाजा भाई की बात बीच में रह गई थी। थॉमस कुरियन अलियास ख्वाजा भाई। अब ख्वाजा भाई की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। केरला से एक नौजवान मुंबई में थोड़ा सा पढ़ा लिखा, ज़्यादा नहीं, काम धंधे की तलाश में आता है। वो दौर था जब बहुत से केरलाइट क्राइम की दुनिया में प्रवेश किए थे। बड़ा राजन चैम्बूर में, इसी तरह और काफ़ी सारे लोग, और तमिलनाडु के लोग जैसे वरदा राजन, मुन्ना स्वामी मुडलियार, खुद इस किस्म के लोगों का एक आपस में साउथ के होने की वजह से तालमेल जुड़ जाता था। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना इनको थोड़ा सेफ भी लगता था और गारंटीफुल भी लगता था। तो ये इस तरीके से उन्होंने काम शुरू किए। सायन कोलीवाड़ा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पंजाबी और हिंदू, सिख पंजाबी और हिंदू पंजाबियों का गढ़ है, उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो वहाँ से एक ही कारपोरेटर सोहन सिंह कोहली कम से कम 30 साल वहाँ से जनता पार्टी के कारपोरेटर जीतते आए रहे हैं। कभी नहीं कोई हरा सका उनको, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी। खैर, तो उस इलाके के साथ में जो नया इलाका डेवलप हुआ जिसको एंटोफिल कहते थे। एंटोफिल सरकारी मुलाजमों की बहुत बड़ी कॉलोनी थी। 6 सेक्टर थे उसमें, और एक तरफ और 7वां सेक्टर एक तरफ, तो टोटल 7 सेक्टर। जो पुलिस स्टेशन था वो भी गवर्नमेंट कॉलोनी के मकानों में था। तो सेक्टर 7 अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम का अड्डा रहा है उस ज़माने में। उसकी बात कभी फिर करेंगे, बहुत बार थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बात हुई है। अपने आप में क्राइम का एक बड़ी जरखेज ज़मीन थी सेक्टर 7। जैसे एक ज़माने में धारावी हुआ करता था, घाटला विलेज हुआ करता था, कांजूर मार्ग हुआ करता था, खिंडी पाड़ा हुआ करता था, उसी तरह सेक्टर 7 क्राइम का बहुत बड़ा सेंटर था। तो उसके कोलीवाड़ा और सेक्टर 7 को जो एरिया मिलाता था, जो उनको जोड़ता था, वहाँ पे वर्धा राजनगर बहुत बड़ा बना था। जैसे ही आप कोलीवाड़ा से निकल के वर्धा राजनगर की तरफ जाते हैं तो पहली एक पहाड़ी आती है। वहाँ पे एक फायर ब्रिगेड का लेफ्ट साइड में एक स्टेशन है छोटा सा। राइट साइड में पहाड़ी के ऊपर शिव जी का मंदिर है। वहाँ शिव जयंती पे भांग वगैरह भी पिलाई जाती है। बहुत लंबी लाइन लगती है पहाड़ी चढ़ने की। उसके साथ बहुत बड़ी झोपड़पट्टी थी, बड़ी डेंस, छोटे छोटे रास्ते थे। कहने को ये भी कहते हैं लोग कि अगर आदमी कोई मर जाए या बीमार हो जाए तो अंदर स्ट्रेचर पे डाल के उसको नहीं लेके जा सकते, एम्बुलेंस जाने की तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ उस मंदिर के दरवाजे, जो रास्ता ऊपर जाता था पहाड़ी पे, उसके साथ एक छोटा सा चर्च था मलयाली लोगों का। उस चर्च से 2-4 दुकानें साथ में वेल्डिंग की दुकानें हुआ करती थी, कोई राशन का स्टोर था। इस तरह करते करते आगे कॉर्नर वाली जो दुकान थी वो जैनत बार एंड रेस्टोरेंट, और उसके बाहर दारू की दुकान। वो अड्डा था ख्वाजा भाई का। अब देखिए, ख्वाजा भाई की जब पुलिस के साथ बनती रही तो किसी ने नहीं पूछा। जब वाई.सी. पवार के साथ वर्धा भाई का पंगा होता है, केस दर्ज होते हैं वर्धा के खिलाफ, तो पुलिस वाई.सी. पवार के खिलाफ प्राइवेट केस करते हैं वर्धा के लोग, जिनमें कुछ ख्वाजा के लोग भी थे। अगर आप जब पुलिस वालों पे, IPS अफसर पे प्राइवेट केस करोगे, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कचहरे में खड़ा होना पड़ेगा, तो दुश्मनियाँ बढ़ती है। तो पुलिस ने ख्वाजा भाई को परमिट रूम, जो दारू पिलाने का परमिट था, वो कैंसिल करने का नोटिस दे दिया, और दारू की दुकान जो थी वो बंद करने का नोटिस दे दिया। कारण ये बताया गया, मुंबई में जो दारू दुकान खोलने के जो कानून हैं, शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त ये है कि दारू की दुकान के 100 गज के नज़दीक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्कूल मदरसा नहीं होना चाहिए, कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च नहीं होनी चाहिए।
तो लेकिन जो चर्च ध्यानथ के नज़दीक थी, वो चर्च तो 50 गज दूर भी नहीं थी, तो नोटिस दे दिया उसको। उसके साथ एक गुरुद्वारा सिंह सभा था, उसकी जब मिनती की गई तो वो 101 गज उसकी दीवार निकली। अगर गुरुद्वारे की दीवार 1 गज और बाहर होती तो शायद वो भी शर्त लागू हो जाती। तीसरी तरफ एक और छोटा सा स्कूल भी था, लेकिन वो स्कूल बहुत बाद में बना था, इसलिए वो शर्तों में नहीं आता था। तो जैसे ही इसको दारू की दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने का और परमिट रूम का लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस दिया गया, तो उस आदमी ने हाई कोर्ट में रिट कर दिया, ख्वाजा भाई ने। अब देखिए, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए कानून का सहारा कैसे लेते हैं। तो हाई कोर्ट में ये प्ली लिया गया कि मेरा रेस्टोरेंट और मेरी दारू की दुकान पहले से थी, जो चर्च बनी है वो बाद में बनी है। आपको हटाना है तो चर्च को हटाइए, मेरा दारू का धंधा बंद नहीं करवा सकते। तो उसकी जब इंक्वायरी शुरू हुई, हाई कोर्ट में केस लटकता रहा, कोई इसका को जो चर्च के जो ट्रस्टी थे, छोटी सी चर्च थे, वो ख्वाजा भाई से डरते थे, वो भी सब केरला वाले थे, वो कोर्ट में जाए नहीं, तो केस कई साल लटकता रहा और ख्वाजा भाई का दारू का धंधा, दारू की दुकान उसी तरह चलती रही। पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी ख्वाजा भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये होते हैं कानूनी दांवपेच जो क्रिमिनल हमेशा इस्तेमाल करते हैं पुलिस के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। लेकिन अंदर से लड़ाई, अंदर से दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब पुलिस अगर ख्वाजा भाई को तंग करती है तो वो हायर अप्स के पास तो दूसरी कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगा देता था, क्योंकि मेरी दुकान के ऊपर हाई कोर्ट का स्टे है, इसलिए पुलिस मुझे तंग कर रही है। तो बैठ के बहुत बड़ी मीटिंग हुई भी, मैंने एक एपिसोड में बहुत पहले आपको सुनाया था कि वाई.सी. पवार जो डीसीपी थे और जूलियो रोबैरो जो पुलिस कमिश्नर थे, बाद में पंजाब के डीजीपी रहे, तो रोबैरो ने एक मीटिंग की और मीटिंग में मैं भी शामिल था, कुछ और लोकल रेसिडेंट्स थे। तो फैसला ये किया गया कि जो काम कानून नहीं कर सकता या कानून के हाथ बंधे हुए हैं, मजबूरी है, वो काम कुछ लोगों से करवाया जाए जो सिस्टम के साथ मिल के इन क्रिमिनल्स के साथ लड़ना जानते हैं, डरते नहीं हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया 30-35 लोगों का। उसमें ज़्यादा पंजाबी लड़के थे, पंजाब से गए हुए थे, जो कोलीवाड़ा में रहते थे। वो सबके सब दुबई जाने के लिए मुंबई आए थे, पंजाब के डिफरेंट गांव से, शहरों से। दुबई जाने का बहुत प्रचलन था उस ज़माने में। तो जब तक उनका वीज़ा नहीं लगता था तो एक छोटे सी खोलियाँ लेके झोपड़पट्टी में किराए पे लेके एक खोली में 30 से 35 लोग रहा करते थे। उन लोगों को लोकल अंडरवर्ल्ड का कुछ पता नहीं था। सब यंगस्टर थे, नौजवान थे, दिलेर थे, डरते नहीं थे। तो पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ उनको साथ में लेके, जिनमें कुलदीप अरोड़ा, दुल्ला अमृतसर का, गुरविंदर सिंह, काली शर्मा, इस किस्म के लोगों को लेके एक जत्था बनाया गया और ख्वाजा भाई को तंग करना शुरू किया गया। ये लोग रात को जाते थे मुंह से ढक के, हॉकी स्टिक लेके, डंडे लेके, पंजाब के लड़के, और ख्वाजा भाई के होटल पे, दारू की दुकान पे हमला करके भाग जाते थे। भाग के अपने इलाके में कुलीवाड़ा वापस आ जाते। वहाँ पुलिस की मदद में, प्रोटेक्शन में इनको ठिकाने साइड में लगा दिया जाता था। तो इस तरीके से ख्वाजा के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। तो काफ़ी जो था प्रेशर के नीचे ख्वाजा को वो एरिया छोड़ के, हालांकि उसने अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं किया, दारू की दुकान बंद नहीं की, लेकिन खुद वहाँ पे बैठना, आना जाना, ऑपरेट करना बंद कर दिया। और मुंबई के बाहर जो गोवा का हाईवे है, मुंबई गोवा हाईवे, वहाँ पे कर्नाला बर्ड सेंचुरी है। पंछियों का, छोटे मोटे जानवर, जंगली जानवर, पंछी, परिंदे, उनकी सेंचुरी है। एक बहुत बड़ी जंगलाती एरिया है जहाँ पे लोग सैटरडे संडे को घूमने फिरने जाते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। हजारों किस्म में पंछियों की ब्रीड वहाँ पे देखने को मिलती है। छोटी सी लेक भी है, अंदर पहाड़ी है, पेड़ बहुत हैं, बहुत अच्छा इलाका लगता है। तो वहाँ पे जाके उसने एक छोटा सा रिजॉर्ट बना लिया, छोटे छोटे बंगले बना दिए अंदर, 2-2, 3-3 कमरे के। मुंबई के लोग जो कर्नाला बर्ड सेंचुरी घूमने जाते थे, रात को रहना होता था, तो वो इसका जो ख्वाजा भाई का रिजॉर्ट था
वहाँ पे रहने लग गए। उसने अपना रोटी पानी का धंधे का बिजनेस मुंबई से इस पुलिस से दूर दूसरे ज़िले की पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में जाके शुरू कर दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चला नहीं। पुलिस का प्रेशर जब बढ़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे टक्कर लेनी। वाई.सी. पवार की ट्रांसफ़र के बाद राकेश मारिया को डीसीपी लगाया गया। राकेश मारिया वाई.सी. पवार से भी सख्त ऑफिसर थे, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने, क्राइम ब्रांच के चीफ बने। मुंबई ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन पूरी राकेश मारिया ने की। मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है एक अंग्रेज़ी में, लेट मी से इट नाउ, और उस किताब में मेरे ऊपर भी उन्होंने 1.5 सफ़ा उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ, मेरे बारे में लिखा हुआ है। बलजीत परमार किस तरीके से पत्रकारिता करता था, काम करता था। मैं अकेला रिपोर्टर हूँ जिसका जिक्र मारिया ने अपनी किताब में किया। आपसे बहुत सारे लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी। उसमें मेरी संजय दत्त वाली स्टोरी का जिक्र किया है, जिसमें मैंने पहली बार बताया था संजय है चाहे AK-56। तो ये किस्से पुराने। तो मारिया के साथ मिलके हमने वही पंजाबी लोगों को साथ लेके एक नई मुहिम शुरू की। जितने खाजा के लोग थे, जो मद्रासी माफिया जिसको हम कहते थे, उनकी मार कुटाई धुलाई शुरू की, और एक एक करके सब जो ज़्यादा लोग थे उनको एरिया छोड़ के भागना पड़ा। उनमें सब लोग एक एक करके भागे। परमेश्वर भी भागा, जिसका जिक्र कल हमने किया था। विठल भाई भागा। बाद में ये शांत होने के बाद उसने बिल्डर बन के वापसी की, लेकिन कई साल वो गुल हो गया था, कोलीवाड़ा में नहीं आता था। इस तरह टिल्लू उस्ताद छोड़ के भाग गया। बड़ा सोमा जिसका कल जिक्र किया, वो एरिया छोड़ के जुहू चला गया। टिल्लू उस्ताद वहाँ से छोड़ के अपना घर बार छोड़ के अहमदनगर चला गया, बहुत दूर मुंबई से। तो एक एक दादा जो बड़े दादा थे, वो सबको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि मुंबई में जहाँ से एक दादा ख़त्म होता था दूसरा पैदा हो जाता था। लेकिन साइन कोलीवाड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उस दिन के बाद आज तक कोई नया दादा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक दादाओं का दर्द था लोगों के दिलों में, जो बदमाश लोगों से, अंडरवर्ल्ड से लोग डरते थे, वो डर लोगों के दिलों से पुलिस ने जनता के साथ मिलकर निकाल दिया। इसलिए आज तक वहाँ दूसरा दादा पैदा नहीं हुआ। आज कोलीवाड़ा में कोई हफ्ता मांगने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी से एक्सटॉर्शन करता है, ना कोई प्रोटेक्शन मनी का सवाल है। खैर, तो खाजा भाई को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन दूसरे एक दो भाई थे, सुरेश और बाला। सुरेश के साथ मेरी ज़्यादा कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन बाला के साथ मेरी बहुत बनती थी। कल भी मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की उससे, आज भी उससे बात हुई। ये दोनों भाई दारू का धंधा करते थे, बहुत मशहूर थे दोनों भाई, सुरेश बाला। तो मैं बहुत साल तक तो शुरू में जब मिला नहीं तो उनको एक ही आदमी समझ रहा था कि सुरेश उसका नाम है और बाला उसका सरनेम है, तो सुरेश बाला होगा। बहुत देर के बाद मालूम पड़ा कि दो भाई हैं, महाराष्ट्र लड़के हैं, कदम उनका सरनेम है। अच्छे लड़के हैं दोनों, लेकिन वर्धा के साथ मिल के बहुत बड़े लेवल पे दारू सप्लाई का काम करता था सुरेश। तकरीबन 30-35 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ भी एक दिन में दारू की भरी हुई मुंबई के बाहर से शहर में आती थी। और सायन, कोलीवाड़ा, धारावी, इन एरिया में हर बहुत ऐसे लोग थे सुरेश जैसे, 20-25 थे पूरी मुंबई में, जो अलग-अलग लोगों में दारू सप्लाई करते थे। फिएट गाड़ियाँ होती थी, उनके बड़े इंजन बहुत सेट रखे जाते थे, और उनमें जो जेट होता था, जो फ्यूल जेट जो तेल सप्लाई करता है इंजन को टैंकी से, वो जेट बड़ा रखा जाता था। 1.8 पता नहीं 2.10 ऐसा मुझे याद नहीं अभी टेक्निकली। जो नॉर्मल जेट होता है फीट का, उससे 1.5 गुना ज़्यादा ताकत का जेट लगाया जाता था, ताकि इंजन को तेल की सप्लाई ज़्यादा मिले और इंजन ज़्यादा तेज़ी से, मजबूती से भागे। और जो गाड़ी का रेडिएटर होता था, नई गाड़ी आती थी फिएट की गाड़ी, उसके अंदर एल्युमिनियम का रेडिएटर होता था, छोटे साइज़ का भी होता था, जो गाड़ी इंजन को ठंडा करता है। तो ये लोग उस रेडिएटर को चेंज करवा के पित्तल का रेडिएटर लगाते थे, और बड़े साइज़ का लगाते थे। पित्तल का रेडिएटर गर्म नहीं होता, पानी उसके जल्दी गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है और गाड़ी ठंडी रहती है, क्योंकि दारू की भरी हुई गाड़ी बहुत स्पीड पे लेके जानी पड़ती है,
कई बार पुलिस उसका पीछा करती है तो सुबह सुबह मुंबई की सड़कों में चेज़ होती थी, जैसी आप फिल्मों में देखते हो। एक गाड़ी आगे भाग रही है और पुलिस की 3-3 गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं, वायरलेस वैन, पुलिस की जीप, पुलिस की एम्बेसडर गाड़ियाँ। लेकिन ये गाड़ियों का इंजन स्ट्रांग और इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये पुलिस के हाथ में नहीं आते थे, लेकिन इनकी सेटिंग भी होती थी। महीने में 1-2 केस खुद ही पुलिस स्टेशन को दे देते थे। अब देखिए, मैं बाला की जब बात करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। उस आदमी ने कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, लेकिन नाम और पैसा बहुत कमाया। कैसे कमाया उसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ छोटी सी। सुरेश दारू सप्लाई करता था। दारू एक ट्यूब, जो ट्रक की, बस की टायर की ट्यूब होती है, उसको आधी बीच में से कट करके उसमें 40 किलो दारू भरी जाती थी, जो जो अड्डे में जाके सप्लाई होती थी। तो एक ट्यूब में 40 लीटर दारू होती थी। उसको दोनों तरफ से रबड़ के छोटे बारीक टुकड़े के साथ उसको बांध दिया जाता था। वो इसलिए ट्यूब में लेके जाते थे कि अगर कहीं दारू फेंकनी पड़े तो वो ट्यूब फटती नहीं थी, मजबूत होती थी। वो रोड पे फेंकते जाते थे, जब खाली हो जाती थी गाड़ी तो खड़ी कर देते थे। पुलिस जब सीज करती थी तो गाड़ी में कुछ नहीं, खाली गाड़ी, ये केस क्या बनाओगे। और वो पोटले का सबको पता होता था, जो आजू बाजू के लोग होते थे झोपड़पट्टी के घरों के, वो पोटले उठा के अपने घर में ले जाते थे। कोई सबूत नहीं मिलता था कि दारू पकड़ी गई। तो वो जो ट्यूब्स में, वो एक ट्यूब जिसमें दारू भरी जाती थी, वो ज़माने में 20-25 रुपए की आती थी। तो अगर रोज़ की दारू बेचने वाला एक 25 रुपए की ट्यूब रोज़ की खरीदेगा, उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो बाला जो था वो काम ये करता था, जिन अड्डों पे वो दारू सप्लाई की जाती थी, दूसरे दिन एक टाइम फिक्स किया था उसने अर्ली मॉर्निंग का, तो तब जाके सब अड्डों से खाली ट्यूब इकट्ठी करता था। वो सब ट्यूब इकट्ठी करके वापस भेजता था, जहाँ से उनमें दारू फिर दोबारा पैकिंग होती थी। तो खाली ट्यूब बेचने में वो अपने मार्कों के लिए या अपने भाई के लिए 25 रुपये एक ट्यूब के बचाता था। अब देख लीजिए कि अगर एक गाड़ी में 25 पोटले आते हैं और 40 गाड़ियां रोज़ में आती थी, तो 1000 ट्यूब रोज़ की बाला इकट्ठी करके अपने सर पे लाद के, उनको साइकिल पे रख के, गाड़ी में रख के कहीं भी पहुंचाता था, जहां से फिर दूसरे दिन उनमें दारू भर के वापस आती थी। तो उसमें से वो 5-10 रुपये एक ट्यूब के ले लेता था। अब 1000 ट्यूब रोज़ की वो करता था, तो उस ज़माने में 5000 भी लेता होगा, तो 5000 रुपया रोज़ का, एक महीने का 1.5 लाख रुपया। आप अंदाज़ा लगा लो, 1970 में, 80 में 1.5 लाख रुपये महीने की कीमत आज के 15-20 लाख के बराबर होगी। तो ऐसे ऐसे काम करके भी लोग पैसा कमाते थे, लेकिन उसमें कुछ पैसा हफ्ते में चला जाता था, कुछ खर्चे में निकल जाता था। लेकिन बाला ने कुछ ऐसे काम किए, वो पैसे को उजाड़ा नहीं। उसने वो पैसा जो कमाई की थी, मेहनत की, बहुत गरीब घर से आया था, पंचायती गुरुद्वारा और दशमेश दरबार गुरुद्वारा में बचपन से रोटियां खा के उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी खड़ी की, बहुत गरीबी के दिन देख के। आज वो आदमी कई करोड़ का मालिक है। अपने बच्चों को लिखाया, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया। उसके अलावा बहुत सारे यतीम बच्चों को गोद लेके उनकी लिखाई पढ़ाई का काम किया, और बहुत सारे, गिनती नहीं है, उन लोगों को उनकी ज़िंदगी में पैरों पे खड़ा किया, और आज अपनी सुख बड़ी आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। कभी कोई मर्डर नहीं किया, किसी को चाकू नहीं मारा। खाली शराब के खाली पोटले जो रबड़ के ट्यूब के होते थे, उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे छोड़ के उस आदमी ने इतने पैसे कमाए। आज उसकी करोड़ों की जायदाद है मुंबई में। कितने की है मैं नहीं बता सकता, नहीं तो ईडी वाले पीछे लग जाए। मैं हमेशा मखौल करता हूँ उसको कि बाला भाई मत बताना कितना पैसा है आपके पास, बहुत लोग तंग करेंगे, तो हंसने लगता है। तो खैर, तो इस तरीके से लोगों की ये कमाई का साधन होता था। इसी तरह हमारा एक और मित्र हुआ करता था, जोगिंदर मामा, जो बाला की वो 40 गाड़ियाँ रिपेयर करता था, मोटर मैकेनिक था, आज भी है। और उस आदमी को देखिए, एक मैकेनिक को दिन में कितनी गाड़ियाँ ठीक कर लेगा। एक छोटी सी दुकान थी उसकी, बहुत मेहनत करके उस आदमी ने इन लोगों की गाड़ियाँ ठीक करते करते इतना बड़ा उसने गराज बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, पूरे बच्चों को सेट कर दिया,
और आज उसकी अपनी दुकान है, अपने घर हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आगे किराए पे दी हुई है। और आज वही आदमी जो एक ज़माने में दारू वालों की गाड़ियाँ ठीक किया करता था, आज पुलिस वालों की और कस्टम वालों की गाड़ियाँ ठीक करता है। तो ये उसका एक काम करने का तरीका, उसने भी बहुत पैसा कमाया। लेकिन ये लोग वर्दा भाई के करीब थे सब लोग, लेकिन कभी उस किस्म से करीब नहीं थे कि इनको कभी मर्डर करना पड़े, कंट्रैक्ट किलिंग करनी पड़े या कुछ करना पड़े। ये उनके हिसाब से बिजनेस था, भले कानून के खिलाफ था। अगर वो नहीं करते तो कोई और करता। तो इस तरीके से मुंबई का अंडरवर्ल्ड, वर्दा राजन के आदमी कैसे काम करते रहे, कैसे अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए धंधे चलते रहे। कल का दिन एक नई कड़ी, एक नई कहानी किस्सा लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।